आज पढ़ेंगे आप कक्षा 12 आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 4 में रघुवीर सहाय का जीवन परिचय। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1990 दिल्ली में हुआ था। रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक 1951 के प्रमुख कवियों में एक थे। दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि इस प्रकार से है: शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म देहरादून में हुआ था। दूसरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 1913 में होशंगाबाद में हुआ था। तीसरे हैं शकुंतला माथुर 1922, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। और जो चौथे कवि हैं हरिनारायण घनश्याम व्यास, 1923 मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पांचवें नंबर के नरेश मेहता 1924, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। जो छठे नंबर के कवि हैं धर्मवीर भारती, 1926 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और जो सातवें नंबर के हैं रघुवीर सहाय, जो हमारे आरोह भाग में है, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। महत्वपूर्ण काव्य संकलन इनका इस प्रकार से है: सीढ़ियों पर धूप में 1960 में आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था। इस प्रकार से इनके कुछ काव्य संकलन हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी समाचार विभाग से श्रमबद्ध रहे हैं। वहीं हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, दैनिक नवभारत टाइम्स और दिनमान से भी ये संबद्ध रहे हैं। सहाय जी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसके माध्यम से वो राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म को इंगित करते हुए राजनीतिक कुर्सी पर बैठे आकाओं को आगाह करते हैं कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे कृष्ण सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा। यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी और जो राजनीतिक तिलिस्म यानी राजनीतिक सत्ता का जो रहस्य है, उसे खोलने का अवसर आप मुझे न दो, वरना हम कायर नहीं कि यूँ चुप बैठे रहेंगे। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील एक नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बैलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते। इनकी कविताओं में आत्मान्वेषण का माध्यम देखा जा सकता है। यह ठीक है कि पेशे से एक पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं हैं, सिद्ध कथाकार और कवि भी है। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जाति या वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में सदैव खड़े रहते हैं। बावजूद इनके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से इनकी कविता पटी पड़ी है। शब्दानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं
पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में उन्होंने लिखा और खूब लिखा। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर शाही की कविताओं की दूसरी अगर प्रमुख विशेषता है तो वह है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार करना। महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। सहाय जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की इनकी एक कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर शाही की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यहाँ बिल्कुल अलग है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया बिल्कुल संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी को यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है।